नमस्कार दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल गई है। शुरू में ही बता दी, ये वैकेंसी 10th पास वालों के लिए। अगर आप भी 10वीं पास है, मेल या फीमेल है, तो आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और वैकेंसी यहां पर 100-200 पोस्ट पर नहीं निकली है, 9000 प्लस पोस्ट पर यहां पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहां पर सीआरपीएफ में जो वैकेंसीज है, बहुत सारा वैकेंसी है। ड्राइवर का है, सफाई वाला का है, वाटर कैरियर का है, तो बहुत सारी जो पोस्ट है, इसमें से बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है, सिर्फ 10th पास। किसी किसी पोस्ट के लिए अब ड्राइवर है तो ड्राइवर में ड्राइविंग मांगेगा, लेकिन सफाई वाला है तो उसमें क्या मांगेगा, सिर्फ 10th पास। आपको सफाई वाला पोस्ट लग रहा है, कैसा पोस्ट है सफाई वाला, लेकिन उसी पोस्ट का वेतन सुन के आप हड़बड़ा जाइएगा। सरकारी नौकरी सीआरपीएफ में, और उसका वेतन कितना है पता है आपको? स्टार्टिंग 40,000 है। हर कुछ का प्रूफ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये वैकेंसी जो है सीआरपीएफ की तरफ से यहां पर निकली है, कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का, ठीक है, 2026। और मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है। फॉर्म अप्लाई के जो डेट्स रखे गए हैं यहां पर आपका 20 अप्रैल से लेकर 19 मई तक। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 19 मई। तो अगर आप यहां पर कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, कोई भी आपका सर्टिफिकेट होगा, तो आपको 19 मई से पहले यहां पर बनवा लेना है, ठीक है। और 19 मई से पहले आपको फॉर्म भी यहां पर भर लेना है। अब यहां पर अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपको यहां पर देखने को मिलती है, लगभग कितना वैकेंसीज है? 9000, कितना? 9175 वैकेंसी यहां पर टोटल है। और मेल और फीमेल दोनों का वैकेंसीज है इसमें। अब यहां पर मैंने सैलरी का बात किया था, मैंने बोला था जो 10th पास में जो सफाई वाला जो पोस्ट है ना इसमें, या वाटर कैरियर का जो पोस्ट है जो कि 10वीं पास पर है, तो उसमें जो सैलरी है वो कितना है? तो 21,700 से लेके 69,100। लेकिन मैंने क्या बोला था कि आपका सैलरी 40,000 के आसपास है। आइए इसको जोड़ के दिखाते हैं। 21,700 जो है आपका यहाँ पर बेसिक पे है। उसके अलावा जो आपको इसमें जुटेगा, आपका डीए जुटेगा, जो कि सैलरी का आधा होता है, ठीक है। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में उसे महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि आपका सैलरी का आधा होता है। तो 21,700 आपका बेसिक पे है, तो आधा हो गया 10,000। कितना हो गया? 10,000। फिर आपका जो है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, क्वार्टर जो भी मिलता है, तो उसका 5,000 आप यहाँ पर जोड़ लीजिए। हार्ड ड्यूटी अलाउंस अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ पर 8,000 के आसपास जो है हार्ड ड्यूटी अलाउंस होता है। और मिसलिनियस आपका 2,000। तो अगर लगभग भी आप इसको जोड़िएगा तो ये आपका कितना हो गया? 21,000 इधर हो गया, तो 20 ही मान लेते हैं, 20, 10, 30, ठीक है। यहाँ पर जो है इन दोनों को मिला के आपका लगभग 40, 45, कितना? लगभग 45,000 जो है आपका स्टार्टिंग सैलरी। अब डिपेंड करता है कि आपका ड्यूटी कहाँ पड़ता है। आपका ड्यूटी कहीं अच्छा जगह पर पड़ेगा तो 40,000 सैलरी रहेगा, कहीं हार्ड एरिया में पड़ेगा तो 45 बोल रहे, हो सके 50,000 सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाए। अब यहाँ पर जो है पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है स्टेट वाइज भी निकाला गया है और पोस्ट वाइज भी वैकेंसी निकाला गया है, जिसको आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो देखिए, जैसे कि आपका स्टेट वाइज यहाँ पर दिखा रहा है, ये पोस्ट वाइज दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इन्होंने बोला है कि 9000 के आसपास वैकेंसी है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 9096 वैकेंसीज है और फीमेल कैंडिडेट के लिए मात्र 79 वैकेंसीज है। अब यहीं पर बहुत कोई छक जाते हैं। मतलब जो लड़का लोग के लिए वैकेंसी है 9000 के आसपास वैकेंसी है, और लड़की लोग के लिए कितना? मात्र 79। तो लड़की लोग सोची कि नहीं अप्लाई करते हैं, जो अप्लाई करेगी वो लोग का हो जाएगा। तो अप्लाई जरूर करना है अगर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे अगर यहाँ पर चले तो यहाँ पर आप देखिएगा कि वैकेंसीज फॉर पियोनर विंग, ठीक है। ये जो पियोनर विंग होता है ये कौन सा होता है? ठीक है, मैसन और इलेक्ट्रीशियन। मैसन का मतलब होता है एक तरह से जो आपके घर में यहाँ पर राजमिस्त्री होता है ना, वो होता है। और इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए अलग से जो है 20 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। अब थोड़ा सा नीचे अगर चले तो यहाँ पर साफ साफ एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो एज लिमिट है हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे ड्राइवर के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 21 साल से लेकर 27 साल एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें बाकी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका मोटर मैकेनिक, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ठीक है, गार्डनर, बगलर, पेंटर, कुक, बार्बर, ठीक है, वाटर कैरियर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, तो इन सब के लिए जो एज लिमिट है 18 साल से लेके 23 साल तक एज लिमिट है। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि एज में आपको छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट, और एससी एसटी से है तो 5 साल का छूट। लेकिन उसके लिए जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपने यहाँ पर रेडी रखिएगा। और अगर एज में छूट ले रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको यहाँ पर रेडी रखना है। उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर नीचे चले तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। देखिए, इन्होंने फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट खुद दे दिया। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, तो जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। भले वो सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं बोलते, बस पूछते हैं फॉर्म भरते वक्त, लेकिन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपका वो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो यहाँ पर इन्होंने दिया है क्वालिफिकेशन। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो बोला गया है कि 10th पास मांगा गया है, साथ में आपको हेवी मोटर व्हीकल का जो है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, और आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर आप मोटर मैकेनिक, चिंता मत कीजिए, आपको ऐसा लग रहा हो कि 10वीं पास के लिए वैकेंसी नहीं है, अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है, ठीक है। आप नीचे देखते तो जाइए एक एक करके। मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर 12 पास मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेट्रिकुलेशन और 10th, सॉरी, यहाँ पर मोटर मैकेनिक के लिए भी 10th पास मांगा गया है, लेकिन साथ ही साथ ITI मांगा गया है मोटर मैकेनिक में 2 साल का, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं बाकी जितना भी अदर ट्रेड्समैन है, ठीक है, उन सभी के लिए क्या मांगा गया है?
यहाँ पर सिर्फ 10th पास, अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कुछ यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि मोटर मैकेनिक और ड्राइवर को छोड़ के भी तो बहुत सारा पोस्ट था, तो उस सभी के लिए सिर्फ 10th पास यहाँ पर मांगा गया है। सिर्फ 10वीं पास है, मेल या फीमेल है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है आपका 19 मई 2026, उससे पहले आपके सभी सर्टिफिकेट्स बने होने चाहिए 19 मई से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे चले तो फॉर्म फीस बहुत कम रखा गया है, जो कि फॉर्म फीस मात्र 100 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस रखे गए हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST कैंडिडेट्स को वही भी 100 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं लगने वाला। अब नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चले तो इन्होंने दिया सेंटर फॉर पेट PhD ट्रेड टेस्ट, ठीक है। आपका जो पेट एग्जामिनेशन होगा, PhD होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, तो ये कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हैं, ठीक है। तो वो आपका असम का कहाँ पर होगा, बिहार का कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ का कहाँ होगा, दिल्ली का, तो इसका अभी काम नहीं है, आगे चल के बताएंगे। फिलहाल अभी जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या क्या चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और भी लिखा है, will be decided as per the number of candidates qualified in paid PhD and all the paid PhD qualified candidate will be shortlisted for CBT। मतलब ये लोग पहले बोल रहे हैं कि आपका पहले पेड PhD होगा और फिर CBT होगा। तो पेड PhD जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असम का कहाँ पर होने वाला है, तो यहाँ पर 3 जगह पर होगा। जैसे बिहार का यहाँ पर देखिए इन्होंने 2 जगह पर दिया है, तो ये एड्रेसेस आपको अच्छे से यहाँ पर देख के रख लेना है, और वो भी आपको आएगा, ठीक है, जीमेल के द्वारा आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब आप फॉर्म भरिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैंडिडेट विल आस्क टू गो थ्रू बायोमेट्रिक। जब आप पेड PhD के लिए भी जाएंगे, पेड PhD मतलब क्या होता है कि आपका जो हाइट वेट नापा जाता है, रनिंग होता है, उसके लिए भी जाइएगा तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ताकि किसी मतलब मान लीजिए कि मुझे ही जाना है, ठीक है, CRPF का भर्ती में मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, तो मेरे बदले कोई दौड़ रहा है, तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए बायोमेट्रिक यहाँ पर कराया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर है एग्जाम में। अब जो आपका यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें आप देखिए, अगर आप यहाँ पर ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, ठीक है, गार्डनर, पेंटर, इन सब के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कॉबलर, तो आपको जो मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में करना है, और फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का रनिंग यहाँ पर 8.5 मिनट में करना है। तो अच्छा खासा समय आप दौड़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर वाटर कैरियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बार्बर के लिए, हेयर ड्रेसर के लिए, ठीक है, तो आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग 10 मिनट में, मतलब 1600 मीटर का रनिंग 10 मिनट में, और फीमेल है तो 1600 मीटर का रनिंग 12 मिनट में। रनिंग का चिंता मत कीजिए, समय अच्छा दिया गया है, बस आपको रेगुलर रनिंग करते रहना है, ठीक है। पियोनर विंग के लिए जो है मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग 9 मिनट में। पियोनर विंग में तो मात्र 20 वैकेंसी था, और वो फीमेल के लिए नहीं है, बाकी सब में फीमेल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, तो उनका रनिंग भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो इन्होंने PhD दिया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आपका हाइट नापेगा इसमें। तो हाइट जो नापेगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन हाइट में छूट मिला है, किन लोगों को छूट मिला है, जो लोग यहाँ पर ST कैटेगरी से आते हैं, मेल कैंडिडेट को मात्र 162.5 सेंटीमीटर मांगा गया, और फीमेल को 150 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब से, तो मेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल का जो है 147 सेंटीमीटर। इसी तरह जो है अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में भी छूट दिया गया है। पूरा आप ये वीडियो को रोक के थोड़ा सा देख सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम यहाँ पर चले तो चेस्ट जो मांगा गया है, यहाँ पर जो है 80 सेंटीमीटर मांगा गया है, और 80 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड भी करना चाहिए, मतलब 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 85 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाना चाहिए। लेकिन चेस्ट में भी कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिला है, जैसे कि जो ST कैटेगरी के हैं उनको 76 मांगा गया है, फिर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए, और हिली एरियाज को भी जो है चेस्ट में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। अब थोड़ा सा नीचे अगर चले तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल दिया है कि आपके जो है टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। सेम जो GD का एग्जाम होता है वैसे ही CRPF का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, अब तो GD का चेंज हो गया है, लेकिन जैसे GD का पहले होता था ना, उसी तरह से CRPF यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 25, मैथ से 25, इंग्लिश से 25, ठीक है, और 25-25 मार्क्स के 2 घंटा का समय। अब यहाँ पर समय बड़ा अच्छा हो जाता है, आपको 2 घंटा का समय मिलता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 2 घंटा का समय मिलता है, और ये जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप मॉक टेस्ट देते रहिएगा, और इसके लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाके आप परचेस कर लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 0.25 का होगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर कटने वाला है। और एक चीज याद रखिएगा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे, भले 2 दिन 3 दिन बाद, लेकिन जरूर आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होगा। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस जो आपका रहेगा 10th लेवल का यहाँ पर सिलेबस आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब जो ट्रेड टेस्ट है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट की अगर बात करें तो ट्रेड टेस्ट देखिए, अब ड्राइवर का है तो ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट लेगा, आप जिसके लिए अप्लाई किए उसका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। बहुत सारे पोस्ट हम लोगों ने देखे थे, आपका सफाई वाला, वाटर कैरियर, तो बहुत सारे पोस्ट सिर्फ 10th पास पर है यहाँ पर, तो आपको चिंता करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, आपका यहाँ पर कारपेंटर, ये सिर्फ 10th पास पर है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए।
पेंटर आपका 10th पास पर है, गार्डनर 10th पास पर है, कुक आपका 10th पास, वाटर कैरियर 10th पास, बार्बर 10th पास, वॉशरमैन 10th पास, सफाई कर्मचारी 10th पास, सिर्फ 10वीं पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर नीचे चले तो इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मान लो क्या मैंने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उस समय मैं ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है नहीं दे पा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जो भी आप फॉर्म में भर रहे हैं सही से भरे, वे आपके डीवी के समय आपके पास हर एक सबूत डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए। मेडिकली फिट का मतलब क्या होता है ना, कि मान लीजिए आपको नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड ये सब है जो ठीक हो सकता है जो बीमारी, तो उसमें आप मेडिकल में रिजेक्ट नहीं होते। अब जैसे आपका फ्लैट फुट है, ठीक है, तो उन सब में रिजेक्ट होंगे। किसी तरह का सर्जरी हुआ है, बॉडी पार्ट में किसी तरह का दिक्कत है, ठीक है, आपको पाइल्स है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं तब जाके आप यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी नियम है जो कि आप सीआरपीएफ के वेबसाइट पर जाके पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो इन्होंने दिया है कि ये लोग इस बार आंख पर भी ध्यान रखने वाले हैं कि आपका आंख बहुत बेहतर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में कभी डिटेल में और वीडियो बना देंगे आंख के ऊपर कि सीआरपीएफ में जो है आंख कैसा मांगा जाता है, ताकि आप अपने लोकल में जाके टेस्ट करा लो, दोबारा आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर जो है जब आप जाइएगा आपका पेड पीएचडी के लिए तो क्या क्या होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, उसका प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड, ठीक है, और साथ ही साथ वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसमें से आपके पास कितने आईडी होने चाहिए, 2, मतलब जो आपका आइडेंटिटी होता है, जैसे आधार कार्ड आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, तो उसमें से यहाँ पर आपके पास कितने होने चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन दिया है आपको आधार, वोटर, ड्राइविंग, पैन, ये सब इतना सारा दिया है। तो आधार कार्ड तो सबके पास होता है, वही ले लेना। अब वोटर कार्ड या पैन कार्ड जो होगा उसमें से एक ले लेना, 2 लेके जाना है, ओरिजिनल भी और उसका जेरोक्स भी। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसका 2 यहाँ पर जेरोक्स भी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगर चले तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो इन्होंने दिया है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ पेट पीएचटी सीबीटी ट्रेड टेस्ट। मतलब सबसे पहले आपका जो होगा पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पहले आपका रनिंग होगा, रनिंग करने के बाद आपका पीएचटी होगा, मतलब आपका हाइट नापेगा, चेस्ट नापेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा सीबीटी, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल, समझ गया आप। पहले आपको रनिंग दौड़ाएगा, फिर आपका हाइट चेस्ट नापेगा, फिर आपका एग्जाम लेगा, एग्जाम लेने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट लेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स स्कोरिंग अबव कट ऑफ मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड विल बी कंसिडर्ड। मतलब कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें कम से कम यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 30% से ऊपर लाना होगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो 25% और ऑल अदर कैटेगरीज 20%, उसमें एससी एसटी आपके आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो मैं आपको एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि 2 बच्चा का अगर सेम मार्क्स आ जाता है तो उसमें क्या देखा जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा कि सीबीटी में आपने मार्क्स क्या लाया होगी, सीबीटी में पार्ट ए में और पार्ट बी में। अभी ये पार्ट ए पार्ट बी कुछ नहीं होता, जो आपका 4 सब्जेक्ट है ना उसी को पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया है। फिर डेट ऑफ बर्थ, किसका एज ज़्यादा हो गया है। फिर तीसरा चीज़ आपका नाम ABCD में पहले आ रहा है कि नहीं। तो सीआरपीएफ का इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, क्योंकि भले ही पहले दौड़ होगा लेकिन अभी से आपको पढ़ना होगा। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।